पता नहीं। हाँ भाई सेकेंड ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा। ले ली थी? अच्छा हाँ भाई, तो हम बात कर रहे हैं शेल्स ऑफ रेडियोलेरियन के बारे में। ठीक है, रेडियोलेरियन कौन होते हैं? फाइलम प्रोटोजोआ की क्लास सार्कोडेना के ऑर्डर रेडियोलेरिया जो होता है उसके मेंबर्स कहलाए जाते हैं रेडियोलेरियन। ठीक है, तो ये रेडियोलेरियन जो होते हैं इनके ऊपर एक शेल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जो किसका बना होता है? जनरली सिलिका का बना होगा, या फिर कभी कभी स्ट्रोंशियम सल्फेट का भी बना हुआ होता है। ठीक है, यहां तक हमने बात की। अभी हम इस ओशियन के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले से कुछ समझ लीजिएगा। इनके अंदर ही जो साइटोप्लाज्म रहता है, इनकी बॉडी में ये जो साइटोप्लाज्म रहता है, ठीक है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। फर्स्ट इज मेम्ब्रेन एंड सेकंड इज कैप्सूल। कैप्सूल कहें चाहे आप इसे सेंट्रल कैप्सूल कहें, चॉइस इज योर्स। ठीक है, अब ये सेंट्रल कैप्सूल जो होता है, इट मीन्स जो कैप्सूल है इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। इस कैप्सूल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब साइटोप्लाज्म के ऊपर एक मेम्ब्रेन होगी और कैप्सूल होगा। अब कैप्सूल को जो ऊपर का पार्ट होता है, ठीक है, कैप्सूल जो है इसका ये जो ऊपर का पार्ट होगा इसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर वाले को मेड्यूला। ठीक है, कॉर्टेक्स या फिर एक्टोडर्म, मेड्यूला अदरवाइज एंडोडर्म। एक्टोडर्म कहे चाहे कैलेमा, इसे हम जनरली किस नाम से जानते हैं? कैलेमा के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ पर हम बात कर रहे थे कोई भी रेडियोटेरियन जो है तो उसका साइटोप्लाज्म जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हमने? 2 पार्ट्स में। दैट इज द मेम्ब्रेन, जो उसकी सेल मेम्ब्रेन जो होगी दैट इज, एंड नीचे की तरफ एक कैप्सूल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, या फिर सेंट्रल कैप्सूल। अब सेंट्रल कैप्सूल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। मतलब भाई कॉर्टेक्स और मेड्यूला के नाम से पता चलता है कॉर्टेक्स हमेशा ऊपर की तरफ प्रेजेंट रहता है, मेड्यूला कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। ये तो भाई सभी को पता है जूलॉजी में तो। ठीक है, अब कॉर्टेक्स को हम बोलते हैं एक्टोडर्म एंड मेड्यूला को एंडोडर्म। आप एक्टोडर्म को कैलेमा के नाम से भी कभी कभी सुनेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? अब मैंने यहाँ थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी कि ये रेडियोलेरियन जो होते हैं इसके भाई कुछ वो देखें आप तो एग्जाम्पल, तो आपको समझ में आएगा।
हाँ भाई, जरा ध्यान दीजिएगा कि रेडियोलेरियन जो होते हैं वो देखने में कुछ कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर जो शेल प्रेजेंट होता है ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। कैसा होता है? हार्ड होता है। और इनके ये जो शेल होते हैं इसमें पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं? पोर्स। अब इन पोर्स में से ही कुछ क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया, या फिर हम ये कहें आप लोगों ने एक्सोपोडिया वगैरह पढ़ा था ना, ठीक है। तो इसमें से क्या चीज प्रेजेंट रहती है? इसमें बहुत सारे मतलब पोर्स में से कुछ जो स्यूडोपोडिया होते हैं वो हमेशा निकले रहते हैं। आप लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था फिलोपोडिया, एक्सोपोडिया, है ना। तो वो सब चीज ये जो पोर्स है ना इनमें से निकले रहते हैं, ठीक है। अब मैंने थोड़ी देर पहले ये बात बताई कि भाई ये जब है ना इनकी डेथ होती है तब ये हमेशा जो ओशियन होता है उसके यहाँ नीचे की तरफ बॉटम में बैठ जाते हैं, ठीक है। बॉटम में बैठने के लिए तो बहुत बड़े एरिया में ये बैठते हैं और बनाते हैं ओशियन ऊज। क्या बनाते हैं? ओशियन ऊज। मतलब ये एक तरीके से फॉसिल का काम करेंगे। इनके शेल्स जो है फॉसिल की तरीके से यहाँ पर नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं और बना लेते हैं ओशियन ऊज, जिसका काम रहता है, हम इसे बाद में यूज भी करते हैं, जो ट्रिपोली स्टोन होते हैं ना, ट्रिपोली स्टोन बनाने में इन ओशियन ऊज का बहुत काम होता है। साथ में अगर हम ये कहें मेटल पॉलिश में भी ओशियन ऊज काम आता है, ठीक है। ये ओशियन ऊज जो है कौन बनाता है? रेडियोलेरियन बनाता है। ये रेडियोलेरियन कहाँ पे काम आते हैं? एक तो ट्रिपोली स्टोन बनाने में, साथ में मेटल पॉलिश, ये जो मेटल पॉलिश होती है ना वहां उस पर भी ये काम आते हैं हमेशा। बहुत बहुत सुंदर चमकीले होते हैं, मैंने बताया ना अभी कि ल्यूमिनस टाइप के एनिमल्स होते हैं, तो बहुत चमकीले होने की वजह से ये मेटल पॉलिश में भी काम आते हैं। ना सिर्फ इनमें बल्कि इनके अलावा भी इस ओशियन ऊज के बहुत सारे और भी काम होते हैं, ठीक है। तो क्लियर हुआ क्लास आप लोगों को ये रेडियोलेरियन? हम चेक, यस, गुड। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इज कौन क्या ये अब जो आपके में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है क्लास वो है नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो है वो जनरली आपके बहुत सारे एनिमल्स का आपको स्टडी करना है, ठीक है। तो चलें, नर्वस सिस्टम यहाँ से आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जिसे फर्स्ट हमने लोकोमोशन लिया था, आफ्टर दैट स्केलेटन, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी नर्वस सिस्टम, ठीक। चलें, तो नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो पहले एक लाइन एंड डायग्राम देख लेते हैं।
देखिए क्लास, सबसे पहले नर्वस सिस्टम में सबसे पहले जो चीज होती है दैट इज अ स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब हमारी बॉडी के चारों ओर या फिर हमारे शरीर के चारों ओर जो भी चीज होती है वो किस तरह काम करती है, स्टिमुलस का काम करेगी। जैसे हमें अगर ठंड भी लगती है तो हमें पता कैसे चलेगा कि भाई ठंड का एहसास भी हुआ था, हा? जब हमारे बाहर का जो भी भाई एनवायरमेंट है, हमारे एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस होंगे, चाहे वो इंटरनल हो हमारी बॉडी के, चाहे वो हमारे आपके एक्सटर्नल हो। एक्सटर्नल मतलब आपके एनवायरमेंट में होंगे, तो वो किसका काम करते हैं, एक स्टिमुलस का काम करते हैं। आपको ठंड लगी, ठीक है, ठंड का आपको जब, जैसे सपोज कीजिए आप अपने रूम में बैठे हुए हैं इस वक्त, ठीक है, अब सर्दियां बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन, तो दिसंबर के महीने में अचानक आप रूम से बाहर निकलते हैं, आपको कुछ कुछ ठंडा सा लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपके जो रिसेप्टर ऑर्गन होंगे, ठीक है, आपको एहसास हुआ था, ठीक है, यहाँ पे ठंड का एहसास हुआ, तो वो एहसास आपको किसने कराया था, आपका वो जो एक रिसेप्टर ऑर्गन था जिसकी वजह से आपको क्या हुआ था, आपको उस ठंड का एहसास हुआ था, ठीक है। तो वो रिसेप्टर ऑर्गन जो आपके स्टिमुलस में जो भी मैसेज है एनी काइंड ऑफ, मैं तो एक नॉर्मल से एग्जांपल लेके चलती हूँ भाई, नर्वस सिस्टम में तो हमारे और भी सारे होते हैं, जैसे डर है ना, या फिर हमारा पैर अचानक किसी चीज पर पड़ जाता है, तो वो सब चीजें किस में आती हैं, नर्वस सिस्टम में आती है, ठीक है। तो ये स्टिमुलस में अब ये क्या होता है, आपके जो रिसेप्टर ऑर्गन होंगे वो आपके स्टिमुलस में जो भी मैसेज होगा उसको लेकर जाएंगे किसके थ्रू, एफरेंट पाथवे के थ्रू, ठीक है, एफरेंट पाथवे के थ्रू। ये एफरेंट पाथवे वगैरह जो है वो आपकी नर्व्स वगैरह रहती हैं, ठीक है, और ये जाती हैं कहाँ पर, इंटीग्रेटिंग सेंटर में। आप इंटीग्रेटिंग सेंटर ना याद रखें, आप डायरेक्ट याद रखें ये कहाँ लेके जाती हैं, आपके सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब आपके ब्रेन तक जाती हैं वो जो चीजें, ठीक है। तो आप इसे डायरेक्ट सीएनएस के नाम से भी बोल सकते हैं। इंटीग्रेटिंग सेंटर जो होता है, इंटीग्रेटिंग सेंटर तक कौन लेकर आता है, रिसेप्टर ऑर्गन ही लेकर आएगा, लेकिन उनका जो पाथ होता है दैट इज अ एफरेंट पाथवे, ठीक है। और ये एफरेंट पाथवे के थ्रू जो मैसेज था आपके स्टिमुलस में, जो भी था, आपको ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, या फिर कोई डर है, आपका पैर किसी चीज पर पड़ जाता है, जो भी है, ठीक है, वो सब चीजें आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएंगी। अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही डिसाइड करेगा कि आपका ये जो स्टिमुलस हुआ है उसके प्रति, मतलब उसके अगेंस्ट आपको अब करना क्या है, ठीक है। आपको ठंड लगी थी, आपके ब्रेन तक ये बात गई, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन आता है हमारा, ठीक है। तो जैसे ही आपके ब्रेन तक ये बात जाएगी वो डिसाइड करेगा कि भाई हाँ आपको करना क्या है। उसके बाद जो उसने डिसाइड किया है अब वो आप तक कैसे भेजेगा, उस चीज को आप तक कैसे भेजेगा, तो वो भेजता है अपने इफेक्टर ऑर्गन के थ्रू। किसके थ्रू, इफेक्टर ऑर्गन के थ्रू भेजेगा। लेकिन ये जो इफेक्टर ऑर्गन जो होते हैं जनरली वो आपकी ग्लैंड्स वगैरह होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इफेक्टर ऑर्गन जो है वो इसका मैसेज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मैसेज कौन लेके जाएगा, इफेक्टर ऑर्गन, किसके थ्रू, इफरेंट पाथवे के थ्रू लेके जाएगा। और जो उसने डिसाइड किया होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वही आप रिस्पॉन्स के तौर पर बाहर शो करेंगे, ठीक है। जैसे आप सपोज कीजिए दो लोगों में लड़ाई होती है, किसी एक ने एक को चांटा मार दिया, ठीक है, गुस्से में, तो क्या होगा, जो चांटा था उसको पड़ा जो था वो उसने दूसरे आदमी के लिए ऐसे माने ये दो है इंसान, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन को एक चांटा लगा दिया, ठीक है। तो वो जो थप्पड़ था वो इस पर्सन के लिए स्टिमुलस का काम किया, ठीक है। अब उस स्टिमुलस को लेकर जो थप्पड़ लगा था वो थप्पड़ उस रिसेप्टर ऑर्गन ने, भाई रिसेप्टर ऑर्गन जो भी आप नर्व्स वगैरह रहेंगी वो रिसेप्टर ऑर्गन की तरह काम किया, वो अब एफरेंट पाथवे के थ्रू कहां तक लेके जाएंगे, सेकंड नंबर के सीएनएस तक, मतलब उसके ब्रेन तक जाएंगे। क्योंकि चाहता तो रसीद भी आप करना क्या है, या तो भाई चुप हो जाए वहां से चले जाएं, या फिर आप उसका प्रतिकार करें, मतलब उसका अंगेंस्ट में कुछ तो करें, चाहे उसको एक चांटा ही लगाएं, जो भी कुछ करना है
वो कुछ तो करेगा ना उसके अंगेज, कोई तो रिस्पॉन्स दिखाएगा, स्माइल करेगा, रोएगा, भागेगा, जो भी है, ठीक है। अब ये वो कौन लेके जाता है, सीएनएस तक लेकर आई एफरेंट पाथवे के थ्रू, ठीक है। अब सीएनएस ने डिसाइड कर दिया कि नहीं, फर्स्ट मेंबर ने गलत किया है, अब मुझे भी कुछ ऐसा ही करना है इसके साथ, ठीक है। तो अब ये सीएनएस आपका जो ब्रेन था, उसने अपना मैसेज एफरेंट पाथवे के थ्रू कहां तक भेजा, इफेक्टर ऑर्गन तक, ठीक है। ये इफेक्टर ऑर्गन फिर कहाँ लेके जाएंगे, जो उसने रिस्पॉन्स, अब जो एक चाटा इसने लगाया इसको, अब ठीक है, तो वो क्या था, दिस इज अ रिस्पॉन्स, क्या है, ये एक रिस्पॉन्स है जो किसने शो किया था, सेकंड मेंबर ने। तो इस तरह से कोई भी, भाई हमारे अंदर कोई भी जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, तो जो जिस चीज पर डिपेंड करता है, दिस इज अ स्टिमुलस, हमारा नर्वस सिस्टम किसी भी चीज के लिए रहेगा तो उसमें क्या चीज आएंगे, स्टिमुलस तो होना जरूरी है ना उसके लिए। समझ में आ रहा है क्लास? मैम चैट बॉक्स निकालें जरा प्लीज। यस मैम, फियर फाइट, ऑफ कोर्स यस, ठीक है, हाँ यस मैम, हाँ। तो ठीक है, फिर इसके आगे फिर कल बात करते हैं क्लास।